नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमें अक्सर नहीं पता होता कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हम पर लगातार नजर रख रहे होते हैं। कोई होता है जो ये जानता है कि हम कब घर से निकलते हैं और कब घर वापस आते हैं। हाई प्रोफाइल सोसाइटीज जो 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होती हैं। इंटरकॉम से लेस ऐसी सोसाइटीज में भी कोई होता है जो बिना हमें खबर किए हमारे घर के दरवाजे तक आ पहुंचता है। आज का एक केस साल 2012 में मुंबई की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में घटी, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और इस घटना के बाद कई नए कानूनी निर्देश जारी किए गए, लेकिन ये नए कानूनी बदलाव उन जिंदगियों के जख्म नहीं भर पाए जो इस घटना के असल भुक्तभोगी थे। सांसें हम सबको मिलती हैं पापा। जिंदगी तो वो होती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जी जाती है। जाना सबको खाली हाथ ही होता है, पर जो अपनों के लिए कुछ काम करके जाता है, संतुष्टि उसे ही मिलती है। अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अभी? क्योंकि मैं भी किसी को कुछ नहीं दे पाया पापा, ना आपको, ना माँ को, ना पियाली को। मरने से पहले सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि प्याली को इंसाफ मिल जाए। मरने की बातें मत करो। You are going to live a long life. तो मैं उसी दिन गया था पापा, जिस दिन कोई दरवाजा खोलिए प्लीज। कौन है प्लीज? कोई है? कोई है? अभी हेलो। पियाली क्या क्या हुआ पियाली को? हाँ কি হয়েছে? माँ, पियाली का खून हो गया माँ। क्या? यहाँ पे हर जगह खून ही खून है। मैं आया था तो दरवाजा खुला हुआ था और मेरी प्याली खून में से निकल गई थी। पापा, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं प्याली को उस हाल में देखूंगा। आज भी मुझे अपने हाथ प्याली के खून में सने हुए दिखते। अभी अब फिर से वो पुरानी यादें धुंधली नहीं पड़ती पापा। उसके साथ बिताया एक एक पल मुझे कचौड़ता है। और ये सच की प्याली की उस नियति का जिम्मेदार मैं हूं। आपकी इनके साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? आपकी इनके साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? रात को हुई थी सर। मैं ऑफिस में था। हेलो। सॉरी यार प्याली, वो
काम के चक्कर में तुम्हें कॉल करने भूल गया मैं। कोई बात नहीं अभी, लेकिन तुम घर कब आ रहे हो बताओ? कुछ नहीं कह सकता, काम बहुत है यार, शायद सुबह ही जाए। सुबह? नहीं यार अभी प्लीज, तुम्हें पता ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, फिर मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। एक काम करो ना तुम, हाँ टीवी ऑन करके सो जाओ। लो अब कैसे ऑन रखूं टीवी? लाइट ही चली गई। क्या? या एक सेकेंड अभी, लेट मी चेक। लाइट तो दिख रही है सबके यहाँ, सिर्फ हमारे फ्लैट की लाइट गई है अभी। अच्छा एक काम करो, वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करो, वो इलेक्ट्रिशियन को ले आएगा। हाँ मैं वो सब देख लूंगी, बस तुम अपना फोन बिजी मत रखना। आई विल कॉल यू, ओके? फिर मुझे दोबारा फोन आया। हाँ अभी, हाँ इलेक्ट्रिशियन आया था और उसने अभी सिर्फ एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया है। उसने कहा है कि मैं सिर्फ अपने कमरे का पंखा और एक लाइट चला सकती हूँ और बाकी वो सुबह आके चेक करेगा। चलो ठीक है, बाकी मैं सुबह ठीक करा लूँगा, अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। फिर मैं सुबह 5 बजे के करीब घर आया। पियाली? मैंने सर मदद के लिए फिर मैं बाहर गया, मैंने नेबर्स के सारे डोरबेल रिंग किए, दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने खोला नहीं सर। मैं दोबारा आया। सर दरवाजे पे कोई भी फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं है, लैच भी इंटैक्ट है। मतलब जिसने भी ये किया है या तो वो पियाली को जानता था या फिर उसके पास घर की चाबी थी। इसके अलावा पड़ोसियों से बात की, किसी ने भी बेल की आवाज़ नहीं सुनी और उन्होंने ये भी बताया कि अभिजीत और पियाली की शादी भी नहीं हुई थी। हमें पता चला कि आप दोनों की शादी नहीं हुई थी। इन दोनों की शादी हुई नहीं थी, लेकिन होने वाली थी। ये दोनों लिव इन में थे। आप कौन? सर मैं इसका फ्रेंड, एडवोकेट शशांक। पड़ोसियों ने हमें बताया कि उन लोगों ने कोई भी डोरबेल की आवाज़ नहीं सुनी थी, ना ही आपके चिल्लाने की। सर मैं बाहर गया था, मैंने एक एक का दरवाजा खटखटाया था, डोरबेल रिंग की थी, सीढ़ियों तक गया था चीखता हुआ, मदद के लिए गुहार मांग रहा था, कोई नहीं आया। घर की चाबी आप दोनों के अलावा और किसके पास होती है? किसी के पास नहीं होती, एक मेरे पास होती है, एक इसके पास होती है। लेकिन घर में पियाली की चाबी तो कहीं भी नहीं मिली। आपके डोरबेल पे और दरवाजे पर खून के निशान हैं। इसका मतलब अभिजीत सच कह रहा था कि उसने दरवाजा खटखटाया था। सर हमारी एसी बहुत पुरानी है और आवाज़ भी बहुत करती है और हमें पता ही नहीं चला कि दरवाजे पे कौन कौन आते हैं, कौन कौन खटखटाते हैं। और हाँ, रोज़ की तरह जब मैं 6:30 बजे उठा और दरवाज़ा खोला तो पता चला कि अभिजीत ने बताया था कि इलेक्ट्रिशियन 2 बार आया था। तो इलेक्ट्रिशियन और सिक्योरिटी गार्ड दोनों से पूछताछ करो और इस अभिजीत के ऑफिस में पता करो ये वाकई ऑफिस में था और निकला कितने बजे। इसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, बिल्डिंग का CCTV फुटेज है वो भी चेक करो। जनरली लिव इन में रहने वाले कपल्स के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी बार होती है। इस अभिजीत को पुलिस स्टेशन बुला लो। सर सर 12 बजे और फिर 12:45 पर ये 2 लोग ब्लॉक में एंटर हुए थे और इस ब्लॉक में मैडम का फ्लैट भी है। एक ने तो सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हैं, ये दूसरा कौन है? सर ये बिल्डिंग का इलेक्ट्रिशियन पवन है और ये गार्ड अमजद। कल रात इन्हीं दोनों की ड्यूटी थी यहाँ पर। अभिजीत ने बताया था कि कल रात उसके फ्लैट में 2 बार लाइट गई थी। मतलब पियाली को आखिरी बार इन दोनों ने ही देखा है। कहाँ रहते हैं ये दोनों? ये इलेक्ट्रिशियन तो यहीं बाजू में रहता है और गार्ड थोड़ी दूरी पर रहता है। मैं इसी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात की सोसाइटी की सभी CCTV कैमरास के फुटेजेस को चेक करो और ये इलेक्ट्रिशियन और ये गार्ड, इन दोनों से मुझे मिलना है। सर वैसे तो मैं 10-11 बजे तक आ जाता हूँ, पर कल ऑफिस में बहुत काम था तो आते आते सुबह के 5 बज गए सर। देखिए ना, बराबर कल ही आपको ऑफिस में लेट हुआ, कल ही आपके घर की लाइट गई और कल ही पियाली जी का मर्डर हुआ। बड़ा अजीब इत्तेफाक है नहीं? कल रात तुम अभिजीत के घर 2 बार गए थे, फिर भी उसके घर की लाइट ठीक नहीं हुई।
क्यों साहब कल मेन लाइन में कोई प्रॉब्लम था और 2 बार लाइट भी गया था साहब। जब दूसरी बार लाइट गया था तो मैंने मैडम को पंखा चालू करके दिया था। मैडम आपका मीटर बार बार ट्रिप कर रहे हैं। अब एक काम कीजिएगा, अपने घर के हाई वोल्टेज ऑन मत करिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बस एक काम कीजिएगा, अपने बेडरूम का पंखा या बल्ब ये रात को ऑन कर सकते हैं बस। मैंने मैडम को कहा था मैं सुबह के कनेक्शन ठीक करेगा, फिर मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, सच्ची बोलता साहब। मेरी गलती है सर। जब प्याली का फोन आया था कि घर में लाइट नहीं है तो मुझे कहना चाहिए था कि घर पे किसी फ्रेंड को बुला ले या उसके घर चली जाए। मैंने नहीं कहा। पता नहीं क्या क्या गुजरी होगी सर उस। क्या क्या सा होगा यही जानने के लिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। क्राइम सीन के साथ छेड़खानी नहीं करते, ये तो पता ही होगा तुम्हें। सर मैं क्या करता सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम क्या नहीं आ रहा। कहानी तो बड़ी समझदारी से बनाई तुमने, फिर मम्मी को फोन, फिर पुलिस को फोन। अमजद यही रहता? जी साहब। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। साहब रोज तो मुझसे पहले आ जाता था, आज पता नहीं क्या हुआ साहब। जब मैं घर आया ना तो उसका सामान है साहब और ना वो है। घर की तलाशी लो। हाँ सर, ये नाइट ड्यूटी वाला गार्ड अमजद अपने घर से सामान लेके भाग गया है। एक काम करो, जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने उसे रिक्रूट किया था ना, वहां जाके उसके डिटेल निकालो और उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। जी सर। सर मैंने अभिजीत के बारे में उसके दोस्तों और पड़ोसी से पता किया है। अभिजीत और प्याली में काफ़ी प्यार था और वो जल्दी शादी करने वाले थे। अंगेज थे दोनों। प्यार को नफरत में बदलने देर नहीं लगती, हम लोग तो कई केसेस में देखा है। और शिंदे, ये मत भूलो कि अभिजीत एक कानून के सारे पैतरे जानता है। वो सिक्योरिटी गार्ड भी गायब है, तो हो सकता है कि अभिजीत ने उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर ये काम किया हो। इस अभिजीत के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो अमजद के साथ इसका कॉन्वर्सेशन हुआ है या नहीं। और ये अभिजीत, कल की उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। और आगे? मेरे पास इतना ही है सर। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर? सिर्फ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर किसी का एड्रेस कैसे हो सकता है? तुम्हारी एजेंसी का तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। एक गार्ड को बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ तुम दूसरों की सिक्योरिटी के लिए कैसे भेज सकते हो? 8-10 दिन लॉकअप में रहोगे ना, तब पता चलेगा। सॉरी सर, मेरे पास उसका एक फोटो है सर। दीजिए। ये अमजद है? जी सर। सर ये एलएनसी सिक्योरिटी एजेंसी जिसने अमजद को रिक्रूट किया था, उनके पास अमजद की कोई भी डिटेल्स नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि वो श्रीनगर का रहने वाला है। श्रीनगर? रवि, ढूंढो उसे। अगर वो शहर छोड़ के चला गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हर रेलवे स्टेशन और हर बस स्टॉप पर उसकी फोटो सर्कुलेट करो और श्रीनगर जाने वाली जितनी भी ट्रेन है उनकी टाइमिंग्स पता करो। ओके सर। तो तुम और प्याली शादी करने वाले थे? जी, बहुत जल्द। इनफैक्ट शॉपिंग की लिस्ट भी बना ली थी, कार्ड भी छपने वाले थे। तो इन सब के बीच ये अमजद कहां से आया? अमजद? Why are you hitting me? अब मार क्यों रहे हैं मुझे? याद नहीं आ रहा है ना तुझे? तेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड अमजद। क्या? सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर, वो प्याली अक्सर बताती थी कि कोई सिक्योरिटी गार्ड उसे घूरता रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल असॉल्ट हुआ है। तूने सुपारी दी थी ना उसे? मैं किसी को सुपारी क्यों दूंगा? She was my life। उसकी लाइफ क्यों खत्म कर दी तूने? हाँ, तूने ही सुपारी दी थी ना अमजद को। 16 बार स्टैप किया उसे। चल बता, कहां भगा के रखा है उसे? बोल अमजद कहां है? सर मैंने अभिजीत के ऑफिस से पता किया। वो सुबह 5 बजे ऑफिस से निकला और एक फ्रेंड को घर पे ड्रॉप किया, फिर घर पहुंचा। सर मैंने अभिजीत के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया। उसने सिर्फ ऑफिस में और प्याली से बात की। एक कॉल माँ को गया था सुबह, उसके अलावा उसकी किसी से बात नहीं हुई। सर अमजद गार्ड से उसकी बात कभी नहीं हुई। ठीक है, जाओ तुम। ओके सर। संभालिए, संभालिए बहन जी अपने आप को, संभालिए।
डॉक्टर ने कहा है कि वो पियाली की बॉडी 2 घंटे के बाद हमें सौंप देंगे। 16 बार स्टैब किया उसने मेरी पियाली को। ऐसी क्या दुश्मनी थी उसके साथ? सिक्योरिटी गार्ड अमजद के गायब होने की सूचना के बाद पुलिस ने चारों तरफ छानबीन शुरू कर दी। और मुंबई पुलिस ने अमजद को जल्द ही बोरीवली स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, जहां से वो कश्मीर भागने की फिराक में था। बोरीवली स्टेशन क्या कर रहा था तू? पियाली को तूने ही मारा था ना? गाली दिया उसने मुझे, तभी से मैं गुस्सा हो गया। हे, क्या घूर रहे हो तुम? क्या हुआ मैम? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कहाँ घूरा आपको? तुम किस नजर से घूर रहे थे देखा है मैंने। एक दिन में नौकरी से निकलवा दूंगी तुम्हें, समझे तुम? क्या हुआ मैडम? He was staring at me. मैम गाली मत दो। Shut up! ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे 3-4 बार पहले भी हो चुका है, मैं मार्क कर चुकी हूँ। आज के बाद तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो पुलिस में मैं रिपोर्ट करवा दूंगी, समझे तुम? देखो अमजद, पहले भी तुम्हारी 2-4 कंप्लेन आ चुकी है, इसे आखिरी वार्निंग समझो, वरना तुम्हारी कंपनी में ऐसा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखूंगा कि पूरे मुंबई में कहीं गार्ड की नौकरी नहीं कर पाओगे, समझे? उसी दिन से जनाब मैंने तय कर लिया था कि साली को छोड़ूंगा नहीं। 15 दिन पहले मैंने एक चाकू खरीदा था और सोचा इसी चाकू से दिखा कि उसको रेप करूंगा। नसीब ने भी साथ दिया और फोन आया कि उसका फ्लैट में लाइट नहीं है। हेलो, हाँ, मैं बिल्डिंग नंबर 7 फ्लैट नंबर 703 से बोल रही हूँ। हमारे घर की लाइट चली गई है। ठीक है मैम, अब इलेक्ट्रिशियन को भिजवाता हूँ। जल्दी। भाई जल्दी करना। कर रहा हूँ पापा। साहब नहीं है अभी तक? नहीं, वो सुबह आएंगे। अब चेक कीजिए मैम। फिर से ट्रिप तो नहीं होगी ना? अरे मैम टेंशन मत लीजिए, मैंने सब ठीक कर दिया। कोई प्रॉब्लम मुझे कॉल कर देना आप। तब मैंने सोचा कि आज हाथ में आया हुआ मौका जाने नहीं दूंगा। अरे वो इलेक्ट्रिशियन चला गया क्या? लाइट फिर से चली गई। मैडम मैंने पूरा मीटर चेक कर लिया है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई फॉल्ट है। मुझे लगता है नीचे जाके मेन मीटर चेक करना पड़ेगा। आपका मीटर बार बार ट्रिप कर रहा है। अब एक काम कीजिएगा, अपने घर के हाई वोल्टेज ऑन मत करिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बस एक काम कीजिएगा, अपने बेडरूम का पंखा या बल्ब ये रात को ऑन कर सकते हैं। बस मॉर्निंग में आऊँगा और सब ठीक कर जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए।
मारना नहीं चाहता था जनाब, बस बदला लेना चाहता था। सिर्फ एक बार सबक सिखाना था। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते सड़ते अपना सबक सीख लेना तुम। अमजद के कन्फेशन के बाद पुलिस ने उससे प्याली के फ्लैट की चाबी और उस मर्डर वेपन को भी बरामद कर लिया जो उसने उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर छिपा दिया था जिसमें प्याली रहा करती थी। अमजद के दोस्तों के बयान से यह सामने आया कि अमजद ने कई महीने पहले ही प्याली से बदला लेने का मन बना लिया था, लेकिन उसके अंदर की इस विकृति को भांपने के बावजूद वो खामोश रहे। अमजद ने अपने बयान में कहा कि प्याली ने खुद उसे इस अपराध के लिए उकसाया था, जबकि सच तो यह है कि उसकी विकृत मानसिकता को आंकने के बाद भी प्याली ने सावधानी नहीं बरती और उसके अपराध का शिकार हो गई। अमजद तो अपराधी है ही, लेकिन उसके साथ साथ बिल्डिंग के मेंबर्स और वो सिक्योरिटी एजेंसी भी अपराधी है जिनके पास अमजद के नेटिव प्लेस से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। साल 2012 में हुए इस केस ने ये सवाल खड़े किए कि जिन लोगों को हम अपनी बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी, अपने ऑफिसेस की सुरक्षा के लिए अपॉइंट करते हैं, अगर वो ही हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएं तो फिर विश्वास किस पर किया जाए। और तब ये कानूनी निर्देश जारी किए गए जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, घरों में काम करने वाली मेड्स, ड्राइवर्स और हेल्पर्स की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना हाउसिंग सोसाइटी, सिक्योरिटी एजेंसीज और हाउस ओनर्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया और ऐसा ना करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। अमजद को सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन ये केस यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस केस में ऐसे कई और घुमाव आने वाले थे जो पूरी मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाले थे। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी कई बड़े सवाल खड़े होने वाले थे। लेकिन प्याली की हत्या अभिजीत और उन दोनों के परिवारों की जिंदगी का वो काला अध्याय बनने वाली थी जिसकी कल्पना में पहले एक खुशहाल जिंदगी की कल्पना की गई थी। अभिजीत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, आप उसे अपने साथ जमशेदपुर ले जाइए। हमें बोले छी, लेकिन वो हमारी बात माने नहीं रहा है। मैं अभी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे रहना होगा उसके साथ। पर घर जाते तो ना बच्चों की बहुत याद आएगी। कितनी खुश थी मेरी प्यारी अभी के साथ, ख्याल रखिएगा उसका। भाई साहब, अभी हमें चलना चाहिए। मैं अभी को बुला कर लाती हूँ। अभी प्याली के माँ बाबा जा रहे हैं, चलो उनसे मिल लो। अभी अभी तो ख्याल रखिएगा अपना। बेटा, तुम भी जमशेदपुर चले जाओ। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। चली गई इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं है आपका। मैं हमेशा हूँ आप दोनों के लिए। तुम भी तो हमारे बेटे ही हो, ख्याल रखना अपना। अभी अभी क्या हुआ? देखिए ना, ये कुछ जवाब नहीं दे रहा है। अभी 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 हाँ पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो सो रहा था। आप लोग क्यों जागे हुए हैं अभी तक? सुबह आपकी फ्लाइट भी है। हाँ, आप सो जाइए। आप दोनों अभी जाकर सो जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, सो जा। कैसा है?
अभिजीत और प्याली के माता पिता सोचते थे कि अभिजीत जल्द ही अपने दर्द से उबर जाए। 2 महीने बीत चुके थे और बाहर से ऐसा ही लगता था कि अभिजीत के जख्म भरने लगे हैं। लेकिन जब प्याली मर्डर केस की हियरिंग शुरू हुई तो फिर से अभिजीत का दर्द उभरने लगा। बयान देने के बहाने ही सही, फूट फूट के रोया तो। पियाली के जाने के बाद अपने आप को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया था। अम्मी देखिए आशी, कहीं जाग तो नहीं गया? अभी 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 क्या हुआ मुनमुन? अभी अभी है नीचे। हाँ नहीं, यहाँ तो नहीं दिखा। क्या हुआ? वो अपने कमरे में भी नहीं है। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं कॉल करके देखता हूँ वो कहाँ है। क्या हुआ? घंटी की आवाज शायद ऊपर से आ रही है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ 1 मिनट, शायद ऊपर होगा। उसका फोन तो यही है। फोन यही है मतलब? आंटी आप यहीं पे रहिए, हम और अंकल देख के आते हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ तो तुम ये घर पे ही रहना। हाँ साइड से चल, मरेगा क्या? अभिजीत 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 हमने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए हैं, ब्रेन में कुछ लेजन्स हैं, उसके बाद कुछ और टेस्ट करने होंगे। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, लेकिन अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बस सिर्फ देखता रहता हूं उसे डूबते हुए अपने गम में। ठीक हो जाएगा भाई साहब, अपने आप को संभालिए। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। अभिजीत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक बीमारी से दूसरी बीमारी उसका जिस्म और दिमाग एक साथ कई पीड़ाओं से घिरता जा रहा था और उसके माता पिता की फिक्र नाउमीदी से घिरती जा रही थी। आ गए आप लोग? कैसी तबीयत है उसकी? सो रहा है अभी तक? अरे उसे मत जगाओ अभी, सुबह 4 बजे सोया है वो। देखो स्केच बनाया है उसने। ये तो बड़ा सुंदर बना है। अभी डॉक्टर को बुला। मैं बुलाता हूँ। अभी आइए। देखिए
आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। इनकी मौत तो 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी है। आखिरकार 2014 में सेशन कोर्ट ने अमजद को प्याली की हत्या का दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन प्याली के माता पिता इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अमजद को सजाए मौत मिले। उस अमजद ने सिर्फ पियाली को नहीं मारा, अभिजीत की मौत का भी वही जिम्मेदार है। मैं, आप दोनों और मुनमुन जो अधमरे से जी रहे हैं, उसके लिए भी वही दरिंदा जिम्मेदार है। उसे तो फांसी होनी ही चाहिए। मैं तो खुद हैरान हूं जजमेंट से भाई साहब। और वो ये कैसे कह सकती है कि जिसकी बेटी को 16 बार चाकुओं से मारा गया हो, रेता गया हो, वो वहशी दरिंदा, उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए। और वो ये कैसे कह सकती है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। और वो जज बोलती है कि पियाली की पहनावे ने उस वैश्य को उकसाया उसका रेप करने के लिए। दिस इज रिडिकुलस। प्रोसिक्यूशन ने जल्द ही हाईकोर्ट में अपील की और कोर्ट से मांग की कि अमजद को सजाए मौत दी जाए। लेकिन मार्च 2016 में ही उनकी उम्मीद खत्म हो गई, जब अमजद को पुणे की जेल से पैरोल मिल गई। और अमजद इतना शातिर अपराधी था कि वो पैरोल जंप करके गायब होने वाला था। कश्मीर? सर, आप जानते हैं कि कश्मीर के हालात कैसे हैं? उसको वहां से पकड़ के लाना कितना मुश्किल है। आपको क्या लगता है वहां की गवर्नमेंट उसे ढूंढने में आपकी मदद करेगी? हम पर भरोसा रखिए, वो आदमी ज्यादा दिन आजाद नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस यू। शायद यही अमजद के घर है। जिस दौरान अमजद कश्मीर में गायब हुआ था, उस दौरान वहां के हालात काफी गंभीर थे। और ऐसे माहौल में मुंबई पुलिस के लिए उसे वहां ढूंढना आसान नहीं था। मुंबई पुलिस कई बार वहां से खाली हाथ वापस लौट चुकी थी। लेकिन इस बार मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस केस की अगुवाई क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर अजय शाहने को सौंप दी, जिन्होंने साल 2012 में पियाली मर्डर केस में अमजद को अरेस्ट करवाकर उसे सजा दिलवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। सर, 2 रिक्वेस्ट थी आपसे। इस केस के लिए टीम मैं चुनूंगा, और दूसरी बात, मीडिया को इस केस से दूर रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस केस से जुड़ी कोई भी बात लीक हो जाए। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अमजद कश्मीर में है या पाकिस्तान में। डू इट द वे यू वांट टू डू इट। थैंक यू सर। संतोष, अमजद और तुम एक ही बारात में थे, सुना तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। हाँ साहब, अमजद मेरे से हर बात करता था, पर उसे अफसोस नहीं जो किया उसने। जमानत पर बाहर आने के बाद वो भागने वाला है, ऐसा कभी बताया था उसने? एक बार भी नहीं साहब, बस अपनी अम्मी की बातें करता था। तुम्हें क्या लगता है ये भागकर अपने गांव गया होगा या पाकिस्तान? अमजद पाकिस्तान से बहुत नफरत करता है, वो कश्मीर में ही होगा साहब। सर, अगर अमजद कश्मीर में है तो मैं जल्द से जल्द कश्मीर जाना होगा। नहीं रवि, जल्दबाजी नहीं। इसके पहले भी पुलिस ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की थी, तो गांव वालों ने उन पर हमला किया था। इसका मतलब अमजद ने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि वो बेकसूर है और पुलिस ने उसे फंसाया है। हमें क्राइम ब्रांच की तरह सोचना होगा, एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे अमजद का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। यह है बारामुल्ला की घाटी। अमजद यहीं कहीं छुपा है, लेकिन कंफर्म न्यूज़ नहीं है। हम लोग लोकल पुलिस की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कोई अमजद को खबर कर दे। हम लोग पुलिस वाले बनकर भी उसके गांव में नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस वाले पर एक बार हमला हो चुका है। तो हमारे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है। आउटसाइडर बनकर इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती। तो फिर करें क्या? अगर अमजद के गांव में घुसना है तो उन लोगों की तरह हमें दिखना होगा, उन लोगों की तरह बात करनी होगी, उन लोगों की तरह कपड़े पहनने होंगे। सिर्फ कपड़े पहनने से या दाढ़ी बढ़ाने से हम कश्मीरी नहीं हो जाएंगे। उसके लिए हमें कश्मीरी सीखनी होगी। कश्मीरी उतनी आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। कुछ लिंक्स है और वीडियोस है, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कश्मीरी लोग हिंदी किस तरह से बात करते हैं, देखिए। कशीर मोकलेवेन प्रत जाऊचू भोज ही भोज। अब कौन कहेगा इसे जन्नत पर की फिरदौस।
हम कश्मीरियों का तो जीना मुश्किल हो गया है। बाकी चाय चमू Jos पे उन्हें शीना वीन आके ही खबर आयत क्या दलील आ गई है शीन उस ब्रोह काल पे वहाँ गुतो आज पे वहाँ सिर्फ गुलमर्ग शीन ब्रोह काल उस अजी शीन वीन पे वहाँ शेशर का अस गसो गुलमर्ग चकरस क्लियर गया था कि ज़वरिया शीन टन से वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अच्छा बकायत माने बीच खुश चाय सो मतलब तो शुक्रिया बे मैं बस गुलमर्ग करो तिल चक्रा से अहम तदियो शीन यहाँ मकलिया सोरी है वक्त ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड न्यूज़ है, कमिश्नर साहब के पहचान वाला एक रिटायर्ड कांस्टेबल है निसार खान, 20 साल जम्मू पुलिस में था। वो हमारी मदद करेगा। हमारे लिए वहां वो खबरियों का नेटवर्क खड़ा करने वाला है। जनाब, ये हमजा है और ये कलाम। जनाब, ये हमजा जो है ना, ये टूरिस्ट गाइड का काम करता था, लेकिन अभी हालात बुरे हैं, इसलिए इसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन उधर की सब खबर रखता है, ये रोज कहाँ आना जाना है इसका। और ये कलाम उधर से सस्ते में कपड़े लाता है और इधर बेचता है। शुक्रिया खान साहब। जनाब, फिक्र मत कीजिए, हम दो की चार आंखें हैं और हमारे साथ हमारे कई दोस्त भी हैं, सबके सब भरोसेमंद। गुड। जैसे ही खबरों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, हमारा काम शुरू हो जाएगा। अमजद मियां, जल्दी मिलते हैं तुझे तेरे शहर में। यह साफ था कि अमजद कश्मीर में ही था और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने के इस मिशन को एक नाटकीय अंजाम देने की स्ट्रैटेजी बना चुकी थी। लेकिन अभी तक उन्हें अमजद से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अब अमजद भी अपना हुलिया बदल चुका था। अरे अमजद, आज रात का क्या प्लान है? प्लान क्या? दिन में धागों को रंगीन बनाना और रात में रात को रंगीन बनाना। और क्या काम है ज़िंदगी में अपना? जनाब, पता चला है अमजद के 3 भाई और हैं, कबीर, सलीम और कैसर। अमजद की कोई खबर? जनाब, अभी घाटी में फसाद चल रहा है, माहौल बहुत तंग है, कुछ देर रुकना पड़ेगा। माहौल ठंडा होते ही खबर मिल जाएगी। ठीक है रवि। शुक्रिया रवि, मुझे लगता है अमजद के 3 भाई हमें अमजद तक पहुंचाएंगे। सर, अमजद। ये फोटो तो 3 दिन पहले अपलोड हुई है, पूंछ से। इसका मतलब अमजद पूंछ में है। बैकड्रॉप से लगता है ये कोई कारपेट वर्कशॉप है। निसार खान को बुला कर लेकर आ, वही हमें आइडिया देगा कि अमजद के गांव में हम घुसेंगे कैसे। सर। खान साहब, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और फिर अमजद को ट्रैप करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक प्लान बनाया। दिल्ली में एक कंपनी है कपड़ों का, उनको कश्मीरी कारपेट बनाने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। असगैस जाए ते नफर। हमें जगह भी चाहिए और मजदूर भी। पैसा सबको मिलेगा, हमारा गारंटी है। ठीक है, डील पक्की, काम हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर अजय शाह ने को इस बात का पूरा विश्वास था कि अमजद उनके झांसे में जरूर फंस जाएगा और वो उस फेक एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करवाने के लिए दूसरे कारीगरों के साथ रोजगार के लिए वहां जरूर आएगा। ये दस्तावेज अमजद की पहचान पुख्ता कर रहे थे और अब उसके झूठ की हर गुंजाइश खत्म की जा रही थी। लेकिन क्या पुलिस की ये कोशिश वाकई रंग लाने वाली थी? जनाब, सभी बंदे हाजिर हैं, एक बार आप देख लो। बाजा ने बाहर ले जाना।
माशाअल्लाह। जनाब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। जनाब ये वरिया जान कोतकाल दो ये कम कराल। हाँ जनाब, बचपन पेट करान। बचपन से? जी, मेरा वालिद साहब भी कारीगर था। फिर तो तुम बहुत अच्छा कारीगर होगा। चलो तुमको साहब से मिलवाते हैं, हो सकता है तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाए। जनाब कारीगर हाजिर है जनाब। क्या सफर शुवारी दूर अमजद। साना साहब आप माफ कर दीजिए सर। गुड न्यूज है सर, मिशन कामयाब रहा। अमजद को पकड़ लिया है हमने। नेक्स्ट फ्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। हवाई जहाज से सफर किया है कभी? उड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? चल तेरा ये शौक भी पूरा कर देते हैं हम। अमजद पकड़ा गया है। भाई साहब, मैंने कहा था ना, हमारे बच्चे को इंसाफ जरूर मिलेगा। अमजद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक एटीएम वैन, नोटों से भरे संदूक, एक फरार ड्राइवर, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली पुलिस की 36 टीम्स खंगाल रही थी पूरी दिल्ली को, क्योंकि लूट 1 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 22 करोड़ की थी। ए कोमल, अरे उठोगी? अरे हमारा तौलिया कहाँ है? इतना अच्छा सपना देख रहे थे, तौलिया तौलिया बोलकर हमारा पूरा सपना बिगाड़ दिया। जाइए तौलिया लेकर आते हैं। जल्दी से लेके आओ, हमको निकलना है, लेट हो रहा है हमको। कोमल, है कोमल। अरे का हुआ? ये लीजिए तौलिया। अरे तुम हमारा ब्रश बाल रंगने में इस्तेमाल की? ये देखो तो कितना काला लगा हुआ है। हाँ, इस्तेमाल किए ताकि तुम अपने लिए नया ब्रश ले लो। अरे देखो जरा, पूरा का पूरा गंजा हो गया और साल भर से रगड़ रहे हो। अरे कहाँ गंजा हुआ है? अभी तो इतना बाल बाकी है, इससे तो हम 2-3 महीने और निकाल लेते। 20 रुपए का ब्रश नहीं खरीद सकते तो ब्रश करने का जरूरत क्या है? ऊपर वाले ने 10-10 उंगली दिया है ना, उसी से दांत रगड़ लिया कीजिए। अरे अब तो इसी से काम चलाना पड़ेगा ना, ये तो किसी काम का रहा नहीं। अरे रुमझुम, ये देख, मस्त पहन है ना? हाँ। अरे भैया कितने बार पूछोगे? अरे कबीर, इतना महंगा पेन कहाँ से लाया तुम? वो अम्मा दिलाई। अम्मा दिलाई? झूठ बोलता है? नहीं, चोरी की स्कूल में? नहीं। अरे जब वो बोल रहा है कि अम्मा दिलाई है तो काहे के लिए उसको चोर बोल रहे हैं? अरे लेकिन इतना महंगा पेन तुम दिलवाई कहाँ से? पता है 50 से 55 का होगा ये। जानते हैं निवेश जी, हम भी घर का काम करते हैं और इतना कमा लेते हैं कि बच्चों को कुछ दिला पाए, और उनका जी मारने का ना हमारा जरा भी इच्छा नहीं करता है।
मल्काजी में 15 lakhs, साकेत में 17, लाजपत में 25, नारायणा में 75। ओके चौधरी। यस सर। ये आज का लिस्ट है, कौन सा आइटम में कितना पैसा डालने का उसका। इसको स्कैन करके जेनिथ एजेंसी को ईमेल करो। हेमंत, ये पकड़ आज की लिस्ट। 50 ATM है, 29 करोड़ भरना है। पता है ना कैसे करना है? अरे प्रदीप, निमेश, चाय खत्म करो, जल्दी आओ। चलो यार, 10 बज गए, तुम लोगों को भी चाय इसी टाइम पीनी होती है। अच्छा सुनो, आ गए तुम लोग? अच्छा, गन लोडेड है ना? और सुनो, लॉक लगा के रखना, ठीक है? चलो निकलो। अच्छा प्रदीप सुन, तेरे साथ आज ड्राइवर निमेश रहेगा। अच्छा ठीक है, रूट कौन सा है आपने? रूट कोई भी हो, लेकिन तेरी वैन में कैश ज़्यादा होगा, ठीक है? चलो फटाफट करो, चलो चंदन जल्दी आओ, चलो निमेश, प्रदीप, चलो फटाफट निकालो। चंदन तू से निकाल जल्दी, चलो राजेश निकालो, पीछे से निकालो। हेलो नारायण सर, गुड मॉर्निंग। कैश रेडी? काउंटिंग हो रहा है, आप पेटी अंदर मंगवा लो। ओके। पूरा 29 करोड़ है, यहाँ पे साइन करो। और ये आज का पासवर्ड है, इसको याद करो अच्छे से। याद हो गया। चलो निमेश। क्या हुआ, सही से लॉक किया है ना? हाँ सर, हो गया। चल चल फटाफट चल। क्या हुआ प्रदीप, ठीक से किया ना लॉक? सुन प्रदीप, हेलो, चंदन गाड़ी रोक, तू निकल।
हाँ जी नारायण सर बोलिए। सचिन ये क्या है सब? क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। तेरे कैश वैन का गार्ड प्रदीप वो रोहिणी ब्रांच पहुंचा है। वो बोल रहा है जो वैन रोहिणी ब्रांच के एटीएम में पैसा फिल करने को जाने वाला था उसका ड्राइवर निमेश वो वैन के साथ गायब हो गया है। क्या गायब हो गया मतलब? तू एजेंसी का मैनेजर है ना, तेरे को कुछ मालूम नहीं क्या? हाँ तेरा गार्ड उधर क्या स्टोरी बना रहा है? अरे सर मेरी एजेंसी के सारे लोग ईमानदार हैं। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी कॉल बैक करता हूँ आपको। तू कॉल बैक करते रहना, मैं पुलिस को फोन करते। अरे आप सर चिंता मत करो, जल्दबाजी मत करो। आपके बैंक के पैसों की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है, आप चिंता नहीं करो। सचिन तेरे को जो करना है ना जल्दी कर। तेरे को मालूम है ना वैन में कितना करोड़ रुपए है? टेंशन मत लो सर, मैं कॉल बैक करता हूँ, 2 मिनट में करता हूँ सर। सोलंकी DLXX ट्रैक कर, जल्दी पता कर वैन खड़े है। और तू निमेश को फोन कर जल्दी। जी। हाँ सचिन भाई। हाँ हेमंत सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ? सर फोन नहीं मिल रहा, आउट ऑफ कवरेज है। अरे तो दोबारा ट्राई करना। हिम्मत होल्ड कर। जी सचिन भाई। जल्दी कर। वैन रिठाला हाईवे के पास है सर। सर मैं सचिन चौधरी जैनी सिक्योरिटी एजेंसी से, मैंने ही आपको कॉल किया था। सर यही वो वैन है जो कैश फिल करने के लिए निकली थी सर, पर ये वैन तो है पर ड्राइवर और कैश दोनों गायब हैं। ये राइफल किसकी है? सर ये वैन के गनमैन प्रदीप मिश्रा की है। वैन का ड्राइवर गायब है तो गनमैन प्रदीप मिश्रा कहाँ है? सर वो तो रोहिणी के LNC बैंक में है, उसी ने बताया कि ड्राइवर वैन लेके गायब हो गया। तो हमने GPS के थ्रू पता किया तो वैन तो यहाँ थी पर कैश और ड्राइवर गायब था। वैन के ड्राइवर की सारी डिटेल मुझे दो। सर जी उसका नाम निमेश है, जहांगीरपुरी में रहता है। और सर मैंने अपने ऑफिस से उसके सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लिए हैं। सर 1 मिनट। सर ये उसका फ़ोटो। और इसका मोबाइल नंबर? सर 9760955555। पर सर इसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। अच्छा वैन में कैश कितना था? 10 करोड़ था सर। सर हम और निमेश पांडे करीब 12 बजे के आसपास राजेंद्र नगर से निकले थे। ये कैश वैन लेकर के हम लोग को यहीं रोहिणी ब्रांच में आना था, लेकिन करीब पौने 2 बजे के आसपास जब मंगोलपुरी पहुंचे तो हमको बहुत ज़ोर से पेशाब लगा। तो हम निमेश को बोले गाड़ी रोकने के लिए। ये निमेश गाड़ी रोकने यार। क्या हुआ रे? अरे बहुत जोर का पेशाब लगा है, ब्लैडर फट जाएगा यार। सर जैसे ही हम पेशाब करके लौटे तो देखे गाड़ी वहाँ था ही नहीं। फिर हम निमेश को फ़ोन किए। हम फ़ोन किए तो बोला कि वो नो एंट्री में खड़ा किया था गाड़ी, तो हवलदार आकर के वहाँ से भगा दिया। तो वो यू टर्न मार करके फिर वापस आ रहा है, लेकिन सर वो आया ही नहीं। फिर उसका फ़ोन भी बंद बता रहा था। फिर हम भाग के ब्रांच में आए और मैनेजर सर को सब घटना बताए। तू तो उस वैन का गनमैन था, फिर तूने उस ड्राइवर के भरोसे वो वैन ही नहीं बल्कि अपनी राइफल भी छोड़ दी, क्यों? सर पेशाब इतना ज़ोर से लगा था कि क्या बताएं, बुद्धि मर गई थी हमारी। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि निमेश पर गाड़ी लेके भाग जाएगा। सोचे नहीं थे? हाँ या भी सोच सोच के बोल रहा है? नहीं सर सही बता रहे हैं हम तो उसको बहुत ही ईमानदार समझते हैं। सर कोई भी गार्ड अपना ही राइफल ऐसा कैसा वैन में छोड़ सकता है? और मुझे तो ये जानकर हैरानी हुआ कि वैन में खाली ड्राइवर और गार्ड था, वैन का कस्टोडियन हेमंत नहीं, जबकि हर कैश वैन में कस्टोडियन का होना कंपलसरी है। लेकिन एजेंसी के मैनेजर ने तो हमको इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर जब मैंने उसको फ़ोन किया उसको ये तक नहीं मालूम था कि उसका ड्राइवर निमेश वैन के साथ गायब है। क्या गायब हो गया मतलब? सर आई थिंक ये 10 करोड़ गायब करने में ये ड्राइवर निमेश के अलावा एजेंसी का मैनेजर सचिन, कस्टोडियन हेमंत और वो गार्ड प्रदीप तीनों इन्वॉल्व है सर। जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी की कैश वैन जो दिल्ली नॉर्थ जोन में LNC बैंक के ATM सेंटर्स में कैश भरने के लिए निकली थी, वो संदिग्ध अवस्था में दिल्ली के रिठाला इलाके में पाई गई
और जिसमें मौजूद कैश के ट्रंक्स गायब थे और वैन के ड्राइवर निमेश पांडे को कैश के साथ फरार माना जा रहा था। लेकिन निमेश पांडे वाकई इस लूट का अपराधी था या फिर वो पीड़ित था, ये सामने आना अभी बाकी था। लेकिन एलएनसी बैंक की करोड़ों रुपए की लूट ने दिल्ली पुलिस में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था और तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसीपी अरुण राय को सौंप दी गई। मुझे अपडेट करते रहना। क्या स्टेटस है? सर, रिठाला के आसपास पूछताछ से तो कोई क्लू नहीं मिला और वो ड्राइवर निमेश पांडे, उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। निमेश पांडे के कॉल रिकॉर्ड का क्या स्टेटस है? सर, कॉल रिकॉर्ड कुछ देर में आने वाले हैं। पुलिस लूटे गए पैसों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी और निमेश पांडे की तलाश में पुलिस की एक टीम उसके जहांगीरपुरी के एड्रेस पर रवाना कर दी गई। त्यागी, इतनी बड़ी लूट में सिर्फ अकेले ड्राइवर का हाथ नहीं हो सकता। एलएनसी बैंक के मैनेजर नारायण मूर्ति का शख्स सही है। सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर, कस्टोडियन और गनमैन, ये तीनों मिले हुए हैं। इन तीनों को थाने लेके आओ। बैंक्स अपनी एटीएम मशीन्स में पैसा भरने के लिए और अपने बैंक की दूसरी ब्रांचेस में पैसा पहुंचाने के लिए कैश मैनेजमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करते हैं और इन एजेंसीज की ये जिम्मेवारी होती है कि वो बैंक के पैसे को सेफली उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचाएं। हर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा कैश वैन के ड्राइवर के साथ एक गनमैन और एक कस्टोडियन नियुक्त किया जाता है और इस तरह की कैश वैन्स में कस्टोडियन वो शख्स होता है जिसके पास कैश डिस्ट्रीब्यूशन की सारी डिटेल्स होती हैं और उसके पास एटीएम मशीन का वो पासवर्ड भी होता है जिसके द्वारा वो एटीएम मशीन में पैसा भरता है। लेकिन ज़ेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी का कस्टोडियन हेमंत चावला उस वैन में नहीं था जिसका ड्राइवर निमेश पांडे कैश के साथ गायब बताया जा रहा था। और अब इस लूट के मामले में ड्राइवर निमेश पांडे ही नहीं बल्कि गनमैन प्रदीप मिश्रा, कस्टोडियन हेमंत चावला और ज़ेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर सचिन चौधरी भी शक के दायरे में थे। बहुत सोच के प्लानिंग की थी। ये पेशाब का आइडिया था किसका? निमेश का? नहीं साहब, सही बता रहे हैं, सच में पेशाब ही लगा था हमको। इतना मारूंगा ना कि तेरा पेशाब यहीं निकल जाएगा। बोल कहाँ है निमेश? साहब सही बता रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। हम तुझे भी नहीं पता निमेश का? तुझे नहीं पता तो किसको पता है? जल्दी बता, वो 10 करोड़ रुपए कहाँ ठिकाने लगाए तूने? सर, यकीन कीजिए, मेरा इस कांड में कोई हाथ नहीं। तू तो उस वैन का कस्टोडियन था, तू वैन में क्यों नहीं था? सर, जल्दी बोल, जल्दी बोल। अगर बैंक का 1 रुपया भी इधर से उधर हुआ ना तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मानता हूँ सर, मैं उस वैन का कस्टोडियन था, पर सर उसके साथ साथ मैं बाकी 2 वैन का भी कस्टोडियन था। अब सर मैं सारी वैन में एक साथ तो नहीं हो सकता ना सर। तो 3 वैन का कस्टोडियन, पागल समझा क्या तूने? एक्चुअली सर, हमारी एजेंसी में कस्टोडियन कम है, हमें अंडर स्टाफ काम करना पड़ता है। मैंने सचिन को कई बार बोला सर, लेकिन वो हमेशा बोलता था कि इस बार मैनेज कर लो, जल्दी पूरा स्टाफ रख देंगे। सर जी, आप मेरी बात का यकीन ना करोगे सर, पर मैं और कस्टोडियन रखने के लिए मुंह मांगी सैलरी देने को तैयार था सर, पर सर कोई भरोसे का आदमी मिल नहीं रहा था। झूठ मत बोल, तेरी प्लानिंग है ये, और प्रदीप और हेमंत तेरी पढ़ाई भाषा बोल रहे हैं। अरे सर जी, आप एक बात बताइए मुझे, मैं ऐसा काम करके अपनी एजेंसी को क्यों बदनाम करूं? शुरुआती पूछताछ में सचिन, प्रदीप और हेमंत इस लूट में अपनी भूमिका से इनकार कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस को निमेश पांडे से जुड़ी एक और चौंकाने वाली सूचना मिली। बोलो गौतमी। सर, ये निमेश पांडे बस जहांगीरपुरी वाले एड्रेस पे नहीं रहता जो एजेंसी वालों ने हमें दिया था, और वो 2 महीने पहले ही यहाँ से घर खाली कर चुका था। यानी कि 10 करोड़ लूटने की प्लानिंग भी 2 महीने से चल रही थी। आस पड़ोस से कुछ निमेश के बारे में पता चला? सर, हम पूछताछ कर रहे हैं यहाँ, लेकिन आस पड़ोस वाले ज्यादा कुछ नहीं जानते निमेश के बारे में। मुझे तो ये ज़ेनिथ एजेंसी का मैनेजर ही धांधलेबाज लगता है इन सभी की मिली भगत। हो सकता है सर, लेकिन निमेश के डॉक्यूमेंट्स पर उसका नेटिव एड्रेस यूपी के बलिया का है। गौतमी, एक काम करो, तुम यूपी में फौरन बलिया पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो फौरन एक टीम निमेश पांडे के एड्रेस पे भेजे। तब तक मैं यूपी के डीजीपी से बात करता हूँ। ओके सर। निमेश की तलाश में दिल्ली पुलिस ने तुरंत यूपी की बलिया पुलिस से कांटेक्ट किया। लूट हुए 3 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके थे। प्रदीप, सचिन और हेमंत के बयानों से कोई क्लू नहीं मिला था और ना ही किसी और जरिए से लूटे गए कैश और निमेश पांडे का कोई क्लू मिला था। मन ने पता था कि ये निमेश जहांगीरपुरी में नहीं बल्कि कहीं और रह रहा था। सर, मैं मानता हूँ कि उसे काम पे मैंने रखा था, लेकिन उसे जो रिकमेंड किया था ना वो हमारे कस्टोडियन हेमंत ने किया था। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता था कि निमेश ने जहांगीरपुरी वाला घर खाली कर दिया था। सर, निमेश को अपने एजेंसी पे तूने ही काम पे लगाया था ना? हाँ सर, लगवाया था, पर सर इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता इसका नाम। मुश्किल। सिंह। यस सर। इसे ऐसे याद नहीं आएगा, अच्छी तरह से तोड़ाई करो इसकी। सर, मेरी बात। मैनेजर साहब,
चलो इतना ही बता दो, इस 10 करोड़ की लूट में तुम्हारा कितना हिस्सा है? सर कुछ था ही नहीं सर, मैं कैसे कहूँ अब आपको। इतना तो याद होगा कि निमेश पहले काम कहाँ करता था? अल्फा कैश एजेंसी में सर। सर मैंने उसे 3 महीने पहले काम पे रखा था, पर सर मैंने कभी सोचा ना था कि वो ऐसा कांड करके भाग जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। मैनेजर साहब, किसने किसको फंसाया, किसकी प्लानिंग थी, ये ज्यादा टाइम तक पचा नहीं पाओगे इस बात को। इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी के एक दूसरे ड्राइवर चंदन सिंह का एक बयान सामने आया। सर मुझे नहीं लगता कि ये सब में निमेश का कोई हाथ भी होगा, और वो बहुत सीधा आदमी है। लेकिन वैन लेकर गायब तो वही हुआ है। अच्छा क्या लगता है तुम्हें, उसको ये सब करवाने में हेमंत का हाथ है या फिर सचिन का? सर अभी ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात है, आज सुबह मैंने निमेश और प्रदीप को साथ में बात करते हुए सुना था। प्रदीप, तुम्हारे घर गृहस्थी की जो कहानी है ना, यहाँ काम करने वाले हर एक आदमी की कहानी है। साला 12 घंटे का ड्यूटी करो, फिर 2 घंटा बस का धक्का मुक्की, साला उसके बाद भी चैन का नींद नहीं मिले तो साला धिक्कार है जिंदगी पे यार। अरे प्रदीप, निमेश तो साला कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। साहब अब क्या पता, प्रदीप ने निमेश के कान भरे हैं या कहानी कुछ और ही है। सर हमने निमेश के कपड़े चेक किए हैं, उसमें ये टीटीसी का टिकट मिला हुआ है। टीटीसी में पता करो ये टिकट किस बस की है। जी सर। हाँ ओके सर। साबू तो निमेश से हम हमेशा दुख दर्द बांटते रहते हैं, सब लूट वूट का कोई योजना नहीं बनाए थे साहब हम। योजना नहीं बनाई थी, अपनी राइफल ऐसे ही भूल गया वैन में, अचानक ऐसे ही पेशाब लग गया तुझे? सीधी तरह से बता, निमेश और वो 10 करोड़ रुपया है कहाँ पर? साहब सही बता रहे हैं, हमको नहीं पता साहब। हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि निमेश ये सब कांड करके भाग गया है। साहब वो तो बहुत ईमानदार और पूजा पाठ करने वाला आदमी था साहब, बिना पूजा पाठ के हुए गाड़ी तक स्टार्ट नहीं करता था साहब। हो सकता है कि निमेश वो कस्टडियन हेमंत जी के कहने पे ये सब किया हो। क्या कहा था हेमंत ने निमेश से? अरे भाई कह रहा हूं ना, थोड़ा मैनेज कर ले, 2-4 दिन में स्टाफ में और लोग भर्ती कर लूंगा मैं। अरे क्या मैनेज कर लो, हमेशा आप यही बोलते हैं, जानते हैं ना कितना टेंशन का काम है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो फंसूंगा तो मैं ही। ओ भाई तू ज्यादा राम कहानी ना सुना मेरे को अपनी, कह रहा हूं ना मैनेज कर ले तो कर ले। मैनेज कर ले साला, एक दिन ऐसा मैनेज करूँ ना कि छक्के छूट जाएंगे। नहीं सर, वो प्रदीप झूठ बोल रहा है सर। मुझे लगता है कि ये कांड प्रदीप ने किया है, उसे जबरदस्ती मुझे फंसा रहा है। सर ये तो ऊपर वाला जानता है कि ये कांड हिम्मत ने कराया, प्रदीप ने। मैं इतना जानता हूँ सर कि मैंने ना कराया, आप मैंने जान दो सर। आइए सर, मैंने कैश वैन की ये जीपीएस हिस्ट्री चेक करी है सर। ये वैन रोहिणी से रिठाला इस स्ट्रेट रूट से रिठाला नहीं पहुंची है, बल्कि इसने मंगोलपुरी से पूटकला वाला रास्ता लिया है सर। ये मंगोलपुरी वही एरिया है जिसके बारे में प्रदीप ने हमें बताया था कि वो वहां टॉयलेट करने के लिए रुका था। त्यागी, अगर ये वैन मंगोलपुरी से पूटकला इस रूट से पहुंची जी, तो फिर पूटकला से रिठाला किस रूट से होती हुई पहुंची है? सर ये वैन पूटकला से कंजावला की तरफ गई, वहां 12 मिनट रुकी, फिर बवाना और राजीव विहार होते हुए रिठाला पहुंची। त्यागी, अगर ये वैन कंझावला में 12 मिनट के लिए रुकी है तो पक्की बात है कि वैन में से कैश की पेटियां यहीं निकाली गई। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक अकेला ड्राइवर 12 मिनट में इतनी सारी पेटियां कैसे बदल सकता है? सर वैन से कैश गायब था, लेकिन गनमैन प्रदीप की गन वहीं मौजूद थी। सर ये भी हो सकता है कि उनके पास और भी कई तरह के हथियार हैं, इसलिए वो गन वहीं छोड़कर चले गए। कहानी कुछ भी हो सकती है त्यागी। ये भी हो सकता है कि निमेश कंझावला का ही रहने वाला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो आदमी निमेश के साथ में है वो प्रदीप, सचिन, हेमंत इन तीनों को जानते हो। ये इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और अपनी एक टीम अल्फा एजेंसी भी भेजो, जहाँ निमेश पहले काम किया करता रहा। हो सकता है अल्फा एजेंसी में काम करने वाले निमेश के पुराने साथियों का भी इसमें कोई हाथ हो। ओके सर। एलएनसी बैंक के करोड़ों रुपए की लूट में जेनिथ एजेंसी के हेमंत, सचिन और प्रदीप के साथ निमेश पांडे ही नहीं बल्कि कई और बाहरी लोगों का हाथ होने की भी थ्योरी बनाई जा रही थी। लेकिन सच क्या था, ये निमेश पांडे के मिलने तक महफूज था। इसी दौरान अल्फा सिक्योरिटी एजेंसी से निमेश से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई जो कि पुलिस की इस थ्योरी में एक घुमाव ले आई। सर ये अल्फा सिक्योरिटी एजेंसी वाले तो निमेश के बारे में काफी अच्छा बोल रहे हैं,
इनफैक्ट 1 साल पहले इसी एजेंसी के साथ काम करते हुए उसने एक लूट होने से बचाई थी। अपनी जान जोखिम में डालकर बैंक का 7 करोड़ रुपया उसने गैंग से बचाया था सर इस काम के लिए बैंक ने और एजेंसी ने उसको 11,000 रुपए इनाम भी दिए थे। इस केस की सारी डिटेल मैंने आपको मेल की है। अगर ये निमेश इतना ईमानदार था तो फिर कैश वैन लेके गायब कहाँ हो गया? सर हो सकता है कि निमेश ये काम अपनी मर्जी से ना कर रहा हो बल्कि किसी के प्रेशर में कर रहा हो। और सर ये भी हो सकता है कि इस केस में सचिन, प्रदीप और हेमंत इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट हो। सर बैंक से नारायण मूर्ति का फोन आया है। त्यागी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। यस मिस्टर मूर्ति। सर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था सर। जेनिथ एजेंसी गेव अस रॉन्ग रिपोर्ट सर। जो निमेश जो वैन ड्राइव कर रहा था उसमें बैंक का 10 करोड़ रुपया नहीं सर, उसमें बैंक का 22 करोड़ रुपया था सर। व्हाट? वैन में 22 करोड़ रुपए थे? इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर जेनिथ एजेंसी को हमने टोटल 29 करोड़ रुपए दिए थे अलग अलग एटीएम में जमा करने को। ये उसका हैंडओवर फॉर्म विद कस्टोडियन हेमंत सिग्नेचर और ये एटीएम का रिसीट सर उन्होंने एक वैन में 3 करोड़, दूसरा वैन में 4 करोड़ और एक लास्ट वैन में 22 करोड़ रुपए लोड किए सर, विच इज़ अगेंस्ट लॉ सर, बिकॉज पर वैन ओनली 10 करोड़ रुपीज़ अलाउड सर। ऊपर से हर वैन के लिए अलग अलग कस्टोडियन होना एकदम ज़रूरी बाय लॉ, बट दिस जेनिथ एजेंसी हैड ओनली 1 कस्टोडियन फॉर ऑल द 3 वैन सर। और वो हेमंत कस्टोडियन ने हमको रॉन्ग रिपोर्ट दिया सर कि वो लास्ट वैन में ओनली 10 करोड़ रुपीज़, बल्कि वो लास्ट वैन में 10 करोड़ नहीं, बैंक का 22 करोड़ रुपीज़ है। तो आपको लगता है कि कस्टोडियन हेमंत ने ये 22 करोड़ रुपए गायब किए हैं? हाँ सर, मेरे को इतना कहने का है कि वो खाली अकेला हेमंत कस्टोडियन का काम नहीं हो सकता है, उसका बॉस के सपोर्ट के बिना सर। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार एक कैश वैन में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश रखना अलाउड नहीं है और कैश वैन में ड्राइवर के साथ एक गनमैन और कस्टोडियन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा इन सभी नियमों की अनदेखी की जा रही थी और अब यह भी सामने आया था कि उस कैश वैन में 10 करोड़ नहीं बल्कि 22 करोड़ रुपए थे। लेकिन क्या इस 22 करोड़ रुपए की लूट में वाकई निमेश पांडे की कोई भूमिका थी या फिर वो जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का शिकार भी हुआ था? और इसी बीच निमेश पांडे के कॉल रिकॉर्ड सामने आए। सर निमेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। निमेश का फोन सुबह शाम बवाना में एक्टिव रहता था। हाँ गौतमी, कंजावला से कोई लीड मिली जहां वो वैन 12 मिनट के लिए रुकी थी? सर फिलहाल एक जगह से कोई लीड नहीं मिल पा रही है, लेकिन पता चला है डीटीसी बस का टिकट जो हमें निमेश के कपड़ों से मिला वो बवाना उत्तम नगर बस का है, जो आज सुबह ही बवाना डी ब्लॉक से जनकपुरी के लिए काटा गया था, जहाँ पर जेनिथ एजेंसी का ऑफिस है। ये निमेश के कॉल रिकॉर्ड्स में भी निमेश का फोन सुबह शाम बवाना में ही एक्टिव रहता था, यानी कि जहांगीरपुरी से शिफ्ट होने के बाद वो आजकल बवाना के डी ब्लॉक में ही कहीं रह रहा होगा। बवाना से कंजावला ज़्यादा दूरी पे नहीं है। गौतमी फौरन बवाना पुलिस से कांटेक्ट करो और अपनी एक टीम के साथ बवाना के डी ब्लॉक का हर दरवाजा खटखटाओ, शायद इस निमेश के बारे में वहीं से कुछ पता चले। ओके सर। निमेश के करंट रेजिडेंशियल एड्रेस का पता करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी और इसी बीच यूपी की बलिया पुलिस निमेश के नेटिव एड्रेस बलिया में निमेश की मां से मिली और जल्द ही साफ हो गया कि निमेश पांडे आजकल दिल्ली बवाना में ही रह रहा था। सर वो रहा निमेश का घर। तूने हमें यह बोला था कि वैन से 10 करोड़ रुपए गायब हुए, लेकिन पूरे 22 करोड़ रुपए तुमने गायब किए हैं। और कौन कौन है इस कांड में तेरे साथ मिला हुआ? और ये निमेश कहां पर है? सर मुझे नहीं पता निमेश का। सर आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। एक्सप्लेन तो अब हम करेंगे कि तेरे ऊपर चार्ज कौन कौन से लगेंगे। सर मैंने जो कुछ नारायण सर को बोला है वो सचिन सर के कहने पे बोला है। हेमंत, ये मेरी बात ध्यान से सुन। अगर उस नारायण मूर्ति का फोन आया तो उसको कहियो कि वैन में सिर्फ 10 करोड़ रुपए थे। और भाई जी, अरे तू अपनी राम काली ना सुना मेरे को, जैसा समझा रहा हूँ वैसा कर, समझ गया? सर सचिन सर ने मुझसे झूठ बुलवाया था। हाँ जी सर, मैं मानता हूँ कि हेमंत को झूठ बोलने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एंड पे निमेश और वैन तक पहुँच जाऊँगा और सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगा। निमेश पांडे कहाँ है? निमेश जी नहीं है घर पे। सारा घर सर्च करो। सर्च करो मतलब? हमने कहा ना निमेश जी नहीं है, वो ड्यूटी पर है। आपको चाहिए तो आप फोन करके पता कर लो। नंबर दे उसका। 789121 ये नंबर बंद कर रखा है उसने। दूसरा नंबर दे। अरे साहब, दूसरा नंबर कहाँ से आएगा? एक ही नंबर है उनके पास। अच्छा ये बता, आज 2 से 3 के बीच में वो यहाँ आया था? नहीं साहब,
निमेश पांडे कहाँ है, सच बोल। और वो 22 करोड़ रुपए कहाँ छिपा के रखे हैं तूने? 22 करोड़? कहाँ के 22 करोड़? कौन से 22 करोड़? आप कहाँ बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम, इस औरत पर नजर रखो। इसका फोन नंबर मैं सर्विलांस पर डलवाता हूँ। हो सकता है ये निमेश से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा है। इतना बड़ा इल्जाम, वो भी इतने ईमानदार आदमी पे। हे भगवान, हमको तो निमेश जी का बहुत फिक्र हो रहा है। उनकी रक्षा करना। अम्मा, आज रात तो हम घूमने जाने वाले थे ना। दरवाजे पर पुलिस बैठी है और तुम्हें घूमने जाने की पड़ी है। कहाँ जाकर मरेंगे? और ऊपर से निमेश जी पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मैडम जी, उन्होंने किसी के 22 करोड़ रुपए नहीं लिए हैं। झूठा इल्जाम लगाया उन पर। निमेश पांडे कहाँ था, क्या इसकी जानकारी वाकई कोमल को थी? लेकिन फिलहाल पुलिस के पास ऐसी कोई लीड नहीं थी जिससे ये साफ हो सके कि कोमल अपने पति निमेश के बारे में कुछ भी जानती होगी। तो फिर लूट का करोड़ों रुपया कहाँ था? यह अब भी निमेश पांडे की तलाश पर निर्भर था। लेकिन लूट के 7 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। गनमैन प्रदीप, कस्टोडियन हेमंत और जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर सचिन बार बार इस लूट में अपनी भागीदारी से इनकार कर रहे थे। पुलिस का यह भी मानना था कि इस लूट में सिर्फ इन तीनों की ही नहीं बल्कि कई और बाहरी लोगों की भी भागीदारी हो सकती है। और इस बात को पुख्ता करने के लिए निमेश, प्रदीप, हेमंत और सचिन के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद सभी नंबरों को जांचा परखा जा रहा था। निमेश पांडे अब कहां था और किस हाल में था, यह फिलहाल रहस्य ही बना हुआ था। कहाँ जा रही है? वो मैडम, बच्चे भूखे हैं इसलिए बिस्किट। बैठो, इसे जो चाहिए लाके दे दो। सर, हेमंत, सचिन और प्रदीप इन तीनों को तोड़ा, लेकिन ये अब भी वही राग आलाप रहे हैं। सर, इनके कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नंबर भी नहीं मिला जिसके उनका कनेक्शन बवाना या कंजावला से हो। सिंह, एक काम करो, इन तीनों को एक ही सेल में बंद करो और मॉनिटर करो। हो सकता है तीनों आपस में कोई ऐसी बात करें जो हमारे काम की हो। ओके सर। और हाँ, निमेश का फोटोग्राफ सोशल मीडिया और टीवी चैनल सब पे सर्कुलेट करवाओ। वहाँ एक अपना टोल फ्री नंबर छोड़ो। उनसे अपील करवाओ कि जिस किसी को भी निमेश के बारे में जानकारी हो इस नंबर पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म करें। शायद इससे हमें निमेश तक पहुँचने में कोई मदद मिले। ओके सर। बाईस करोड़ की इस लूट को हुए 9 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे, लेकिन फिलहाल पुलिस को न कैश की कोई लीड मिली थी और न ही निमेश की। और अब निमेश पांडे तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद ली जा रही थी। ये वही निमेश पांडे है जो उस कैश वैन का ड्राइवर है जो एलएनसी कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम में कैश जमा करने के लिए निकली थी। लेकिन अब निमेश वैन के 22 करोड़ कैश के साथ फरार है। अगर आप में से किसी को भी इस बात की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। मैडम जी, आप लोग खामखा निमेश जी को बदनाम कर रहे हैं। वो हमसे बिना पूछे खैनी भी नहीं खाते। उनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। बहुत ही दब्बू इंसान है। एक बार केस निपट जाए बस। तुम दोनों को ऐसा ब्लैक लिस्ट करूँगा ना मैं, सालों नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें दरवाजे पे खड़ा नहीं करेगा कोई अपने। ओ भाई, तुम अपनी फिक्र करो। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया। साला इस एजेंसी की रेपुटेशन बचाने के चक्कर में झूठ बोला तो खुद ही फंस गया। यार ये जो ड्राइवर है निमेश, जैसे तुम लोगों के साथ रहता था ना ज़्यादा, तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम बिताता था फील्ड में। भैया तुम्हें कुछ पता है यार, बता दो यार, नहीं तो ये पीटते रहेंगे यार। देख क्या हालत कर दी हमारा। देख भाई, मैं तो इतना जानता हूँ कि निमेश एक ईमानदार आदमी था, इसीलिए तो उसकी वैन में 22 करोड़ डाले। अरे हाँ, इसीलिए तो दुनली छोड़ के आए थे वैन में हम। साला हमको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा, अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि निमेश बाप वैन लेके उड़ गया। 22 करोड़ रुपए। साला 22 करोड़ रुपया के जिंदगी भर 7 मैजिक पिएगा क्या? क्या बोला? क्या 7 मैजिक? क्या इनको 7 मैजिक नहीं पता? अरे दारू वोडका वही पी के तो गली आता था आपको। पूरा कंपनी अपना फ्रस्ट्रेशन 7 मैजिक पी के निकालता था। सैलरी तो देते नहीं है टाइम पे, बात बना रहे। लेकिन उसको सैलरी मिले ना मिले, लेकिन महीने में एक बार 7 मैजिक चाहिए। बीवी का चिक चिक हो, काम का प्रेशर हो, कितना भी टेंशन हो, लेकिन वो 7 मैजिक में ना अपना सुकून ढूंढ लेता था। ये जो कुछ हुआ है ना, ये आपकी और कंपनी की गलती है।
साला इतना प्रेशर का काम है, सैलरी टाइम पे देते नहीं है, कांड तो होना ही था। या खुद अंदर पड़े, तुम्हें सैलरी पड़ी हुई है। सर जेनिथ एजेंसी से की गई पूछताछ में ये सामने निकल कर आया था कि निमेश काफी ईमानदार इंसान है। लेकिन सर इस एजेंसी का एक इशू है वर्कर के साथ। क्या इशू? सर इस एजेंसी में काम करने वाले किसी भी वर्कर को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती। त्यागी, निमेश का ईमान डोलने की एक वजह यह भी हो सकती है, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि निमेश का साथ हेमंत और प्रदीप इन दोनों ने दिया हो, और यह भी हो सकता है कि निमेश का साथ किसी बाहर वाले ने दिया हो, जिनकी मदद से सिर्फ 12 मिनट में कैश वैन से 22 करोड़ की पेटियां ठिकाने लगा दी गई। सर कैश टैंक कंजावला करीब 2:30 बजे पहुंची, जहां ये 12 मिनट रुकी है। सर सारे कैश टैंक यहीं अनलोड किए गए। सर कंजावला से बवाना 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सर हमें अभी तक इस बात की कोई लीड नहीं मिली है कि सारे कैश टैंक जो अनलोड किए गए हैं वो कंजावला में किस जगह किए गए हैं, और ना ही सर कोई इसका लीड मिला है कि सारे कैश टैंक कंजावला से बवाना निमेश के घर पे ले जाए गए हों। सर और तो और निमेश की बीवी के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। लीड तो हमें दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस से भी निमेश के बारे में कोई नहीं मिली। अब पैसा दिल्ली के अंदर है या दिल्ली से बाहर चला गया, ये तभी पता चलेगा जब निमेश को लीड मिलेगी। त्यागी, वो वैन के गनमैन प्रदीप ने हमें बताया था कि निमेश 7 मैजिक वोदका पीना पसंद करता था। साला 22 करोड़ रुपया के जिंदगी भर 7 मैजिक पिएगा? क्या बोला? क्या 7 मैजिक? क्या इनको 7 मैजिक नहीं पता। अरे दारू वोडका वही पी के तो गल आता था आपको। एक काम करो जी, कंझावला से बवाना के बीच में जितने भी लिकर शॉप्स हैं सब में चेक करो। इसका मतलब निमेश कंझावला से बाहर नहीं बल्कि कंझावला के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। एक काम करो सर, कंझावला और बवाना के बीच में जितने भी ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं सब में पता करो, शायद वहां से इस निमेश के बारे में हमें कुछ पता चले। ए भैया। हाँ भैया। तनी चंपी कर दोगे? अरे क्यों नहीं कर देंगे, बैठिए, हम चंपी करने के लिए तो बैठे हैं। ऑयल कौन सा लगा दूं भैया? वो टीवी में आता है ना ठंडा तेल का प्रचार। अरे ठंडा है ना हमारे पास, ठंडा। थोड़ा इधर करो ना। ये लो 50 रुपये भैया। काहे का 50 रुपये? 1 घंटा मसाज किए हैं आपकी, 100 रुपये दीजिए। अरे नाराज काहे होते हो? ये लो पूरा 100। कबीर और रिमझिम के लिए तो खरीदारी कर लिए, कोमल के लिए क्या खरीदें? भैया ये कितने का है? भैया 1200 का। ये तो बहुत ज्यादा है भैया। इसमें क्या, ये तो खाली जाली है। एक बार लेकर जाओ, आपकी बीबी खुश हो जाएगी। अच्छा, बीबी खुश हो जाएगी? बिल्कुल। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले तंदूरी चिकन पैक करा के ले गया यहाँ से। अरे भैया आपका चिकन तंदूरी रेडी है? बन गया? हाँ। कड़क बनाए है ना? एकदम मस्त, खा के तबीयत हरी हो जाएगी। ए भैया इधर आइए, ये रखिए। सर उसका बिल तो 500 रुपये का था, लेकिन जाते वक्त उसने 2 वेटर को 500 रुपये टिप भी दिया था। किस डायरेक्शन में गया था? इस साइड गया था। निमेश ने जिस दुकान से वोदका खरीदी थी
वो कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, और वो ढाबा भी। सर मुझे लगता है निमेश कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया में ही कहीं छुपा है। सारा का सारा एरिया अच्छी तरह से छान मारो। पुलिस ने जब इंडस्ट्रियल एरिया में पूछताछ और छानबीन की तो जल्द ही एक इंफॉर्मेशन सामने आई। हेलो साहब, क्या हुआ साहब? ये आदमी का है? ये आदमी तो अंदर सो रहा है साहब। चाबी दो। ये लीजिए साहब। लूट के करीब 12 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार निमेश पांडे को एलएनसी बैंक के कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। हाँ तो निमेश बाबू, खेल खत्म, कहानी शुरू। साहब, हम तंग आ चुके थे अपनी जिंदगी से। 12-12 घंटे इधर से उधर पैसे पहुंचाना, इतना जोखिम भरा ड्यूटी करने के बाद भी हमारा सैलरी समय पे नहीं मिलता था। साहब, जब प्रदीपवा पेशाब करने के लिए वैन से नीचे उतरा तो इतना सारा पैसा देके हमारा नीयत टूट गया। हम वैन लेके बिना कुछ सोचे समझे भाग गए साहब। हम वैन लेके सीधे कंजावला चले गए। वहाँ जो गार्ड काम करता है वो हमारे गांव का है। हम उसको बोले कि ये सामान अपने पास एक रात के लिए रख लो, कल हम सीधे गांव लेके चले जाएंगे। इसका मतलब वो गार्ड भी तेरे साथ मिला हुआ है? नहीं साहब, उसको तो पता भी नहीं कि उसमें पैसा था। हम इस पैसे को बोरे में भर के अपने बीवी बच्चों के साथ सुबह वाली बस से अपने गांव बलिया जाने वाले थे। तू 22 करोड़ रुपया बोरे में भर के सुबह वाली बस से गांव जाने वाला था? सर, जो पैसे बरामद हुए हैं उसमें 11,000 रुपये कम है। साहब, वो 11,000 हमने खर्च कर दिए, अपने बीबी बच्चों के लिए कपड़ा खरीद लिए। ए साहब, इतना सारा पैसा हम अपनी जिंदगी में कभी खर्च नहीं किए। जब पैसा हमारे कब्जे में आया ना साहब, तो हमको लगा हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर समय है। लेकिन तूने अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। तू यहां रहेगा, उनके लिए कमाएगा कौन? अगर अपनी मेहनत की कमाई में संतोष कर लेता तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। साहब, आप कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा पाप करे, लेकिन हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। हम चाहते थे कि बैंक वाले हमको लोन दें। हम 4-4 बार बैंक में गए। हमको अपने बच्चे की फीस भरनी थी साहब, लेकिन जानते हैं बैंक वालों ने क्या कहा कि हम लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। हमको भगा दिया। अब आप ही बताओ साहब, जब किसी गरीब आदमी को कोई सहारा नहीं मिलता है तो आदमी भटकता ही है ना साहब। हमारे आसपास काम करने वाले चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड्स, घर पर मदद करने वाले लोग और दूसरे कई वर्कर्स जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर कोई योजनाएं नहीं है और ना ही उन्हें उपयुक्त मेहनताना मिल पाता है। और इसके बावजूद अगर उन्हें वो तनख्वाह भी वक्त पर ना मिले तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया हम सब की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। हम ये कह सकते हैं कि निमेश पांडे से भूल हुई, गलती हुई, लेकिन वो अपने आप में एक अपराध है और इसका खामियाजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी भुगतना पड़ा, जो उसके जेल जाने के बाद
अपने गांव बलिया शिफ्ट हो गया। माना कि हम हर किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी बेहद ज़रूरी है कि हम अपने लिए और हमारे आसपास काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील हों, उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हों। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। 1:15 को सीख हम सबको। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।